वो एक जी वाला और था, वो नहीं आया भीतर। हाँ जी जी टीवी वाला और था, वो गोरा सा। GTV वाला बुला ले भाई, फिर चालते नहीं चपटे को। हाँ फिर वो कहेगा मैं रह गए। याद है। आ जाओ आप भी आ जाओ मोहित करके मैंने शुरू करें। सबसे पहले तो मैं जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, जो मुसाफिर हमारे बीच से चले गए बड़ी संख्या में, उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद है, बड़ी दुर्घटना है और 900 से अधिक लोग जो घायल हुए हैं, परमपिता परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे, वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। चले गए, उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके अभाव को सहन करने का सामर्थ्य दे। उस दिन हमने अपने भी पूरे कार्यक्रम जो थे, वो सब, एक बड़ा कार्यक्रम हमारा होने वाला था, 152D पर सब स्थगित किए। आज संत कबीर जी की जयंती है। मैं समस्त प्रदेशवासी देशवासियों को उस महान संत की, जिसकी शिक्षाएं 625 साल बाद भी हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं, उनकी ऊंचाई का कोई संत जो है वो ढूंढना बहुत कठिन काम है। आध्यात्मिकता की बहुत गहन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ और सामाजिक संदर्भ में भी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी उनकी वाणी बहुत प्रेरणादायी है। हम देशवासियों को लगातार, मैं कहूँगा कि देश में सनातन और संत मत, ये जो मुख्य धाराएं चलती हैं, उसके सबसे बड़े संत कोई हैं तो कबीर है। उनसे ही प्रेरित होकर सारा का सारा संत मत देश में चलता है। आज मैं बधाई दूंगा रणवीर गंगवा जी को, इन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया। अपने वोटर लिस्ट के हर पन्ने से कार्यकर्ता जोड़े और उनको आज बुलाया। ये हमारा 11वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। हमने 90 की 90 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख सम्मेलन करने हैं, सब पर काम चला हुआ है। इसी समय हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 साल के कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 जून से शुरू किए हमने और 30 जून तक करेंगे। उसी के निमित्त आज हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का 3 लोकसभाओं में टूर चल रहा है, कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला। और विप्लव देव जी का टूर आज शुरू हो रहा है हिसार लोकसभा से। हिसार, भिवानी, गुड़गांव, फरीदाबाद 4 लोकसभा में वो टूर करेंगे। इसके साथ ही सिरसा गजेंद्र सिंह जी शेखावत और रोहतक और सोनीपत संजीव बाल्याण जी, ये नेता देखेंगे। क्लस्टर बनाए गए हैं। हमने भी अपने प्रमुख नेताओं की ड्यूटी जिसमें लगाई है, जो इस काम को संभाल रहे हैं। आज ही एक हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन उचाना में भी है। प्रेमलता जी वहाँ से हमारी उम्मीदवार रही हैं, तो मैं अभी उसी में सहभागी होने के लिए जा रहा हूँ। तो जून का महीना हमारी बहुत अधिक गतिविधियों का महीना है, जिसमें 13 तरह की गतिविधि हम करने वाले हैं, जिसमें लाभार्थी संपर्क है, सामान्य समाज के प्रमुख लोगों से संपर्क है। हर लोकसभा में लगभग 1000 लोगों से संपर्क करेंगे, जो वहाँ जिनको आप की वोटर कहते हैं या समाज के प्रतिष्ठित लोग कहते हैं। उसके साथ साथ बुद्धिजीवियों के सम्मेलन हैं, प्रबुद्ध लोगों के। उसके साथ साथ हमारे सभी मोर्चा सम्मेलन करेंगे। लोकसभा अनुसार एक रैली भी होने वाली है। तो हमारी ये 10 की 10 रैलियाँ भी इसी महीने में संपन्न होंगी। फिर उसके बाद कुछ कार्यक्रम बूथ पर होंगे, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 23 जून को, योग दिवस हम हर शक्ति केंद्र पर बनाएंगे। 4400 स्थानों पर योग दिवस का कार्यक्रम करेंगे। 25 को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनेंगे और उसी दिन काला दिन भी है, जो आपातकाल लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उसके निमित्त भी कार्यक्रम होंगे। तो ये कुछ प्रमुख दिन भी इसमें आ रहे हैं। एक अभियान इसमें चलने वाला है। राष्ट्रीय नेता भी सब सहभागी होंगे, सब सांसद सहभागी होंगे, सब हरियाणा के मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सभी विधायक और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस महीने में काम में लगेगा। तो एक बड़ा व्यापक अभियान इसमें चलने वाला है, जिसमें हम सब जुट गए हैं। जैसे मैंने कहा कि आज ही दौरे हो रहे हैं,
विप्लव देव जी के, जयराम ठाकुर जी के, पार्टी अपनी पूरी उसके साथ लगी हुई है। हिसार भी आज वो आने वाला है। इतनी बातें मुझे आपसे साझा करनी थी, फिर बात आपने पूछनी है तो जरूर पूछिए। आपने मंच से सर मायावी का जिक्र किया, कांग्रेस ही मायावी है, किस तरह से कहना चाह रहे थे, क्या बात? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग, आपने देखा राजस्थान में कहा हम कर्जा माफ़ करेंगे और बाद में किसान ढूंढते रह गए। मतलब इनके वादे और इरादे अलग अलग होते हैं। जब इनकी सरकार थी तो ये 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के चेक इनके अभी भी रखे हुए हैं, लेकिन अब बयान देंगे तो कहेंगे 40,000 करना चाहिए। तो इनकी जो बयान हैं, जो माप हैं और जो इनकी करनी है, इसका बहुत अंतर है। किसी भी समय में आप देखेंगे, ये अभी कह रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं, लेकिन राम मंदिर के खिलाफ 21 वकील किसने खड़े किए? ये कहते हैं कि हम भी बड़े देशभक्त हैं, लेकिन 370 धारा बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान किस पार्टी का है? तो इनकी करनी और कथनी में जो ये कहते हैं, ये वहाँ होते नहीं हैं। तो उसी नाते से मैंने कहा कि इनकी इन बातों के बारे में जो ये बयान देते हैं, जो बात करते हैं, ये उस पर खरे नहीं उतरते कभी भी। इस नाते से यही इस पार्टी का रहा है। फिर इन्होंने सारी चीज़ों को अपने तक समेटने की कोशिश की कि ये देश जैसे कांग्रेस ने ही बनाया हो। ये देश हज़ारों साल पुराना देश है, और इसलिए जब हज़ारों साल पुरानी चीज़ों की चर्चा होती है तो कई कांग्रेसी मित्रों को तकलीफ़ भी होती है। जब सेंगोल लेकर आए तो इनको तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो घटना जो है 8वीं-9वीं सदी की है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बयान दिया था संसद में, वी आर नेशन इन द मेकिंग। ये नेहरू जी का इन्वर्टेड कोमाज में बयान है। ये देश हज़ारों साल पुराना है। ये देश आज़ाद किसने कराया? अगर आपने बनाया तो। इस देश की आज़ादी के लिए 3,27,000 लोग बलिदान हुए, उनको सम्मान नहीं दिया गया। इस देश की आज़ादी के लिए 12,500 लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया। यहाँ इस देश को ऐसा बनाने की कोशिश की, जिस आदमी ने इस देश की पहली सरकार बना के और पहला आज़ादी का झंडा फहराया 30 दिसंबर 1943, उस झंडे को डीसेरेमोनियल करने का काम नेताजी सुभाष चंद्र जो ने फहराया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ऐसी बहुत, ये चाइना को जो इतना बड़ा इलाका कश्मीर का दिया, वो इन्होंने देने का काम किया। आज ये चाइना के बारे में बात आते ही कुछ अलग ढंग से बात करते हैं, उस बात की बात नहीं करते कि वो ज़मीन किसने दी थी। तो ये जो अलग अलग प्रकार की इनके बोल और व्यवहार हैं, यही समझने की जरूरत है। सर, महिला खिलाड़ियों के मामले में 9 जून का अल्टीमेटम दिया है खाप पंचायतों ने, तो क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस रिपोर्ट हो गई है, न्यायालय की देखरेख में है, जांच चल रही है। सबको न्यायालय पर और प्रशासन पर भरोसा करके चलना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि खिलाड़ी जो है वो हमारे गौरवपूर्ण हैं। हरियाणा के सब लोग अच्छे बड़े खिलाड़ी हैं, और सब लोग इस बात के पक्ष में हैं कि उनको न्याय मिले। धनखड़ साहब, रेल हादसे को लेकर विपक्ष लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे भी मांग कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है कुछ इस तरह के मुद्दे उठाना, निश्चित रूप से, और विपक्ष से वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाए तो उसको विपक्ष कौन कहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी समय से कोई रेल हादसा देश में नहीं हुआ था। बहुत सुरक्षित हमारी ट्रेनें चल रही थी। अभी कोई जैसे कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिसकी भी गड़बड़ है छोड़ेंगे नहीं, पटरी से डिरेल्ड होना ट्रेन, इसमें एक गहन जांच शुरू हो गई है, और जो भी इसके कारण हैं या जिम्मेवार हैं, उन चीज़ों को खोज निकालने का काम सरकार करेगी, और निश्चित रूप से उन लोगों तक पहुंचेगी कि जिन्होंने जिस प्रकार की घटना, इस समय जब एक वातावरण बढ़ रहा था कि भारत की रेलें बहुत सुरक्षित हैं, भारत की पटरियों पर 150 की स्पीड से दौड़ने वाली, 180 की स्पीड से दौड़ने वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन, उस समय भारत की ट्रेनों से छेड़छाड़, वास्तव में सबके मन में इससे एक सवाल खड़ा हुआ। धनखड़ साहब, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 300 यूनिट्स फ्री देंगे, इसी तरह से INLD भी कह रही है कि 7500 पेंशन देंगे, और इस तरह के लोग लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। फ्री वाले पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पंजाब में भी इसी तरह का वहाँ माहौल बना था, आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह से किया था। आपको लगता है 2024 में ये मुद्दे? देश, प्रदेश और घर एक ही बात होती है। घर में जितने पैसे आते हैं अगर सारे खर्च कर देंगे और आगे के लिए बचा के नहीं रखेंगे, आगे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो जिस दिन घर में इमरजेंसी आ गई उस दिन घर की हालत ऐसी होगी जैसी अभी पाकिस्तान और श्रीलंका की है। इसलिए ये कहते हैं कि अभी हमारा जो बजट है उसका 30% जो है पूंजीगत बजट है, जो आगे के विकास पे खर्च होता है, और 70% बजट जो है तनख्वाहों का है या ऐसी लोक कल्याण की योजनाओं का है। तो अगर 100% का 100% बजट अगर खाली खर्चों पे चला जाए, तो जो इकोनॉमी की 7% की अभी हम जो कह रहे थे, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कह रहे थे, ये सारे फिर जो है आगे बढ़ने के रास्ते पर चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है।
इसलिए पंजाब की इकोनॉमी बीमार इकोनॉमी है। पंजाब का बजट हमसे बड़ा राज्य होते हुए हरियाणा से कम हो गया है। पंजाब के बजट का पूंजीगत बजट अब 10% के आसपास है, हमारा 31% है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि जो पैसा हम खाने पीने रहने सहने पर खर्च करते हैं वो 3 बार घूमता है, जो पैसा हम आगे के डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं वो 7 बार घूमता है। उसी से इकोनॉमी मजबूत होती है। देश के सब लोगों ने विचार करना चाहिए कि देश की मजबूत इकोनॉमी देश के आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करती है। तो इसलिए ऐसे सब सवालों पर मैं चाहता हूं अब व्यापक बहस हो। जो इन्होंने वादे किए हैं उसके कितने रुपए बनेंगे और देश का कितना बजट, प्रदेश का कितना बजट उसके लिए अवेलेबल है। एक तरफ हुड्डा साहब चिंता जताते हैं कि कर्ज बढ़ गया, लेकिन इससे जो खर्चा, उनका एक बार हिसाब लगाओ, मैंने लगाया नहीं है, अगर वो 50,000 करोड़ हुआ तो देश का पूंजीगत, प्रदेश का पूंजीगत बजट कितना बचेगा, देश के विकास पर कितने खर्चे होंगे। क्या 152D बम्बई रोड जैसी रोड, ऑर्बिटल ट्रेन, ये सब चीज़ें हम कर पाने में संभव होंगे। हिसार जैसा एयरपोर्ट, अपरगामी रेल मार्ग, मेट्रोज। तो इसलिए एक संतुलन की आवश्यकता है। सबका भला चाहते हैं, हर एक के मन में है, वही चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भला शॉर्ट टर्म में सरकार लेने के लिए देखना है या भला लॉन्ग टर्म में देश और प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है, ये विचारणीय विषय है। इन विषयों पर मैं चाहता हूँ समय है, चर्चा हो, मीडिया के लोग भी इस पर चर्चा करें। थैंक यू। आप एक परियोजना लेके आए थे पशुओं के नस्ल सुधार को लेकर, यहाँ एचयू में बुरन ट्रांसफर को लेकर, अब कुछ ठंडी सी पड़ गई है। पिछली बार भी आप हिसार में अनाउंस करके गए थे। मैं भाई जानकारी लूँगा। एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी लेके आए थे लाजपत राय यूनिवर्सिटी में। अब पशुपालन मंत्री का दायित्व तो मुझ पर नहीं है, होता तो आपको लेटेस्ट जानकारी देता। थैंक यू ना, मैं खाना नहीं दूँगा।